चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है बेसिकली MSW और BSW के आधार पे। अगर मैं आप लोगों से बात करूं MSW में और BSW में, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इनके बारे में कि समाज कार्य में उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, है ना। और यही MSW और BSW का ही सिलेबस के आधार पर ही UGC नेट हो या MP सेट का पेपर हो, उनमें ही पूछे जाते हैं। मैं बेसिकली उत्तराखंड और इग्नो के जो किताबें हैं उनको फॉलो करता हूँ। उन्हीं के आधार पे मैं आप लोगों को जो है नोट्स बनवा के यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, मैं जो चर्चा करने वाला हूँ MSW का एक सब्जेक्ट है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 01 करके। उस किताब का नाम है समाज कार्य का उद्गम और विकास, बेसिकली ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क के नाम से ये जाना जाता है। जिसके पास इग्नू की किताब होगी वह उनको मालूम होगा अच्छे तरीके से उन्हें। तो उस किताब में कुछ अध्याय दिए गए हैं, लगभग अगर मैं बात करूं तो उसके आसपास 17-18 जो हैं आपको अध्याय मिलेंगे, इससे कम अध्याय नहीं मिलेंगे उस MSW की। अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से 01 वाले के, वैसे कई किताबें हैं, अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 तक किताबें हैं इसकी, है ना। तो पहले आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो 1 की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि आप अमेरिका में समाज कार्य का इतिहास लिखा हुआ है। हम आज जो बात करने वाले हैं अमेरिका में ही समाज कार्य के इतिहास पे बात करने वाले हैं, और समाज कार्य तथा समाज कल्याण के विकास में जो ऐतिहासिक मील का पत्थर है उसके बारे में जिक्र करने वाले हैं। आप डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखेंगे मैं अभी बात करूँगा आपसे। फिर आपको अगर हम बात करें तो यूरोप में समाज कार्य का इतिहास है, प्रशांत एशिया में समाज कार्य का इतिहास 1 है, और प्रशांत समाज कार्य में जो है इतिहास 2 है। बेसिकली ये 1-2 क्यों लिखा गया है, उसको डिवाइड किया गया है ना। प्रशांत की अगर हम बात करते हैं, जो पहले वाले में डिवाइड किया गया अगर हम बात करें तो वो बेसिकली श्रीलंका का एरिया आ जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया आ जाता है, इंडोनेशिया की बात करें, मलेशिया की बात करें, फिलीपींस की बात करें, थाईलैंड की बात करें। अच्छा, इन कंट्रियों में भी समाज कार्य का विकास हुआ है, इन पर भी हम जिक्र करेंगे आप लोगों से कैसे कैसे किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं प्रशांत क्षेत्र में समाज कार्य के इतिहास के उद्गम के साथ साथ दक्षिणी पूर्व एशिया के अंतर्गत इंडोनेशिया में क्या भूमिका रही है, उनके बारे में भी हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाता है। जब बात होती है सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में क्या क्या आता है, ये दक्षिण पूर्व एशिया आता है। दक्षिण कोरिया आ जाएगा, मध्य एशिया आ जाएगा, वियतनाम आ जाएगा आपका, न्यूजीलैंड आ जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं प्रशांत एशिया वाले समाज कार्य के इतिहास में। ठीक है, अगर मैं तेज बोल रहा हूँ, जरा स्पीड से चल रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊँगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया के बारे में, फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया समाज कार्य में कैसे विकास हुआ। समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में कब हुआ, बेसिकली समाज कार्य व्यवसाय के रूप में 19वीं शताब्दी में आया था, पहले नहीं, तो पहले दान की प्रक्रियाएं चल रही थी। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को वहाँ पे समाज कार्य व्यवसाय के बारे में कैसे आया है। फिर समाज कार्य शिक्षा के बारे में बात करेंगे, समाज कार्य शिक्षा की क्या भूमिकाएं रही हैं, दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से समाज कार्य शिक्षा का जो कार्य है उसकी क्रियाविधि में कैसे आगे बढ़ाया गया, उनके बारे में जिक्र किया गया है इसी किताब में। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, तो व्यवसाय समाज कार्य के मूल्य क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसकी नैतिकता क्या है ना। कोड ऑफ एथिक्स इसको बोला जाता है ना। आप लोगों ने सुना होगा जो है आचार संहिता वगैरह के बारे में, नैतिकता के बारे में, वो भी आपको MSW 01 की किताबों में ही मिलता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको समाज कार्य की अवधारणा मिलेगी, और फिर उसके बाद आपको समाज कार्य में जो 3 आते हैं शुरुआत में, वो प्राथमिक प्रणाली के नाम से जाने जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य, और समाज कार्य के अंतर्गत एक सामुदायिक कार्य होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं सामुदायिक संगठन, या आप ये कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनता है। फिर उसके बाद आपका आता है 3 और सामाजिक क्रिया, समाज कार्य अनुसंधान, समाज कार्य का प्रशासन, ये हम लोग देखेंगे, और सामान्यीकरण का अभ्यास। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है, लगभग 17 से 18 टॉपिक हैं यहाँ, ये मैं आपको कवर कराऊंगा। एक दिन में एक टॉपिक कवर कर देंगे हम लोग, है ना। तो मान चलो उससे ज़्यादा ही कवर करेंगे, एक सप्ताह 10 दिन के अंदर आपका एक जो किताब है वो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर MSW 01 में देखेंगे तो प्रश्न अगर डिस्क्रिप्टिव के आधार पर बनाते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं।
अगर मैं आपसे बात करूं तो देख सकते हैं आप लोग, प्रश्न आपको आ गया कि उत्तरी अमेरिका में समाज कार्य और समाज कल्याण के विकास का चर्चा कीजिए, है ना। आपको इस तरीके से प्रश्न बनाया जाता है डिस्क्रिप्टिव में। तब आपको इसके बारे में थोड़ा सा जब पता रहेगा वर्ड्स वगैरह, तब आप इसको लिख पाएंगे अच्छे तरीके से कि उसका समाज कल्याण का विकास कैसे हुआ है। और एक प्रश्न अगर हमसे आपसे बात करें तो एक ये भी बनाया जाता है कि कभी कभी कि समाज कार्य और समाज कल्याण का जो विकास है वो ऐतिहासिक मील के पत्थर पे है, तो वो उसका वर्णन कीजिए आप, है ना। ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं एग्ज़ाम में। हालांकि ये 5 नंबर का कोई होता है, कोई 10 नंबर का होता है, ऐसे बड़े बड़े जो है नंबर प्रश्न आते हैं, ठीक है। और आपको इसमें भी 250 वर्ड हो जाता है, कभी कभी किताबों में 500 वर्ड को लिखने के लिए बोल देता है ना। 500 से ज़्यादा नहीं बोलता है, 500 तक ही सबसे मैक्सिमम है, 500 वर्ड, है ना। 500 शब्दों में हमें लिखना पड़ता है इसको, है ना। अब अगर हम बात करें आप लोगों से, तो हम शुरुआत करने वाले हैं ऐतिहासिक मील के पत्थर पर। हमारा जो शुरुआत है टॉपिक की यहीं से स्टार्ट है। अब मैं क्लास को यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली अगर मैं आपको बात करूं, अमेरिका में जब समाज कार्य के इतिहास की बात करता है तो हमारे समझ में ये आता है कि केवल हमें अमेरिका के बारे में लिखना है। लेकिन जब पॉइंट में बात करता है कि हमें ऐतिहासिक मील का पत्थर लिखना है, तो वहाँ पे बेसिकली अमेरिका, इंग्लैंड को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं आप? ऐतिहासिक का मतलब अगर किसी पर्टिकुलर का नाम पूछा जाता है तो पर्टिकुलर का नाम जब पूछा जाता है तो आपके ये साफ शब्दों में पता चलता है कि हमें उसी के बारे में लिखना है केवल। ऐतिहासिक मील के पत्थर में हमें ये स्पष्ट नहीं करता कि किसका है ऐतिहासिक मील पत्थर, कि अमेरिका का है, कि ब्रिटेन का, कि भारत का है। हमें जहाँ तक जानकारी होती है फिर हम उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। तो मैं अगर आपसे बात करूँ यहाँ पे, तो आगे अगर देखिए एक पॉइंट आता है आपके सामने कि अमेरिका में समाज कार्य के विकास का इतिहास इंग्लैंड जैसा ही था। आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब भी आप शुरुआत करें किताब को लिखना या किसी प्रश्नों को लिखना शुरू करें, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमेशा एक वर्ड लिखिएगा कि जो अमेरिका में समाज कार्य का विकास हुआ है ना, वो कॉपी किया है इंग्लैंड का। वो इंग्लैंड का क्या किया है? कॉपी किया है। हालांकि सबसे अच्छा अगर बात करें कि समाज कार्य जो है ना, वो बेसिकली इंग्लैंड में ही आया था, सबसे पहले इंग्लैंड में ही आया था। उसमें से बात इसने भी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने देशों में विकास करने के लिए ना अमेरिका ने इसको फॉलो कर लिया, इसलिए कहा जाता है कि कॉपी किया हुआ है ये, है ना। और फिर 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में समाज कार्य का जो विकास वैसा ही रहा, परंतु उसके बाद 1935 तक में समाज कार्य का जो क्रियाकलाप थे वो थोड़े बहुत परिवर्तन देखने को हमें मिले। अच्छा, फिर ये 1935 में आपने एक सुना होगा अधिनियम आया था, है ना। क्या बता सकते हैं कौन सा अधिनियम था वो 1935 वाला? मैंने कई बार आप लोगों से बात भी कर चुका हूँ, बता सकते हैं? भारत, हाँ तो 1929 में 39 में आई थी ना। हाँ 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 हाँ, वो 1939 में आया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1935 में अगर हम बात करें तो क्या था? भारत सामाजिक सुधार, आपने एक सुना होगा, है ना, जो हाँ एक अधिनियम के रूप में आया था जो है 1935 में, 1935 में। तो समाज के सुधार के संबंध में अधिनियम बनाए गए, तो समाज सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है ये 1935 वाला। तो यहीं से धीरे धीरे क्या हुआ, विकास होना शुरू हुआ। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आपसे जब कभी प्रश्न पूछा जाए समाज कार्य के बारे में, आप जरूरी नहीं कि आप कभी डिस्क्रिप्टिव में लिख रहे हैं तो शुरुआत यहीं से करें। मेरी समाज सुधार अधिनियम, समाज सुधार अधिनियम भारत का भी अगर हम बात करते हैं, जब अधिनियम के बारे में जो अनुच्छेद, जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं ना कि भाई सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया था, 250 आर्टिकल, तो हम उसको भी मेंशन कर सकते हैं अपने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। 35। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि जब कभी भी आप यहाँ पे इतिहास लिखने की बात करें या ऐतिहासिक या समाज कार्य के बारे, उसके बारे में, अमेरिका के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। समाज कार्य क्या है उसके पहले थोड़ी सी डेफिनेशन दे दीजिए, है ना, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन दे दीजिए। लिखने का तरीका होता है, देखो कैसे आप क्या कहेंगे। भाई जानते हैं आप सभी लोग, समाज कार्य जो है वह एक विज्ञान और कला दोनों है। ये बात आप सबको मालूम है क्या? जी सर। विज्ञान और कला दोनों है। अच्छा, विज्ञान कैसे है, कोई बताना चाहेगा मुझे? सर थोड़ा सा समझ लीजिए। तरीके से क्रमबद्ध तरीके से चलता है। बिल्कुल, समाज कार्य जो विज्ञान होने के नाते है क्रमबद्धता को फॉलो करता है, सुव्यवस्थित ढंग को फॉलो करता है, यही कारण है। हाँ
बिल्कुल, कारण यही है कि समाज कार्य एक विज्ञान के रूप में जाना गया। विज्ञान के रूप में क्यों जाना गया, आप सीधा बोलिएगा। इसका मतलब जो होता है कि आप किसी के साथ जब काम करेंगे ना, एक नियम से करेंगे। नियम क्या होता है, किसी चीज़ का अध्ययन करना। अगर आप अभी मान लीजिए चाय की टपरी या कहीं पर आप बैठ जाते हैं तो कई लोग आपको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी वो समाज कार्य कर रहे हैं, वो अनप्रोफेशनल है और वो फॉलो नहीं करते। पहले हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान पूर्वक जो कर्ता होता है, जो सेवार्थी होता है, उसकी पूरी बातों को हमें ध्यानपूर्वक सुनना है। और सुनने के बाद हमें उस पर जो है, जैसे हमें कारण पता चल जाते हैं तो उसके बाद हमें जो है निदानात्मक प्रक्रिया को लगानी है। ये रीज़न है कि आपने वैज्ञानिक विधि का फॉलो किया है, क्रमबद्धता को फॉलो किया है, आपने स्किल का फॉलो किया है, आपने गुण जो निपुणताएं पाई जाती हैं, जो टेक्निक पाई जाती है, उसको फॉलो किया है आपने। अच्छा, बात निकलवाने भी आता है सोशल वर्कर को, है ना। सोशल वर्कर को बात उसको निकलवाने भी आता है, कैसे बात निकाली जाती है ना, कि उसको डेटा कैसे प्राप्त करना है। ये कारण ये। अच्छा, कला क्यों है, कला ये है कि जो उसने विधि लगाया है, जो उसने टेक्निक लगाया है, कौन सी टेक्निक कब लगानी है, कौन सी विधि कब लगानी है ना, कैसे काम करना है उसके साथ, वह एक प्रकार का आर्ट है, वह एक प्रकार का आर्ट है। तो एक प्रकार से समाजकारी कला विज्ञान दोनों है और जातिगत समाजकारी के ज्ञान के सामान्य मूल्य और निपुणता पर आधारित है, उसकी मतलब कौशल पर आधारित है। आपको बता दूं, आपने कई विद्वानों का नाम सुना होगा, मैं 3-4 विद्वानों का नाम बताऊंगा, आप समाज कार्य की परिभाषा आसानी से लिख पाएंगे। कोई रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। मैं आपको बताता हूँ, आप नोट करना नोट कर लीजिए। एक नाम आता है बीजी खेर का, बीजी खेर का नाम आता है। बीजी खेर ने कहा है कि समाज कार्य जो है गत्यात्मक कार्य है। गत्यात्मक का मतलब होता है डायनेमिक कार्य होता है, वो चलने वाली एक प्रक्रिया होती है ना। तो बीजी खेर ने क्या बोला है, समाज कार्य एक गत्यात्मक है। बस इतनी चीज़ आप लिख सकते हैं, है ना। यही परिभाषा इनकी बन जाएगी। और एक परिभाषा है फ्रीडलैंडर की, इनका पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर है। हाँ, WA फ्रीडलैंडर इनको कहा जाता है। तो इन्होंने समाज कार्य की परिभाषा देते हुए कहा कि समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों है। इन्होंने क्या बोला, समाज कार्य जो है कला और विज्ञान दोनों है। जैसा मैं आपको ऊपर समझाया हूँ अभी, वही बातें ये फॉलो करते हैं फ्रीडलैंडर महोदय। फ्रीडलैंडर महोदय ने आपको बता दो प्रणालियाँ दिया है। और जब हम बात करते हैं उन प्रणालियों के बारे में तो आप सबको मालूम है, एक होता है प्राथमिक प्रणाली और एक होता है द्वितीयक प्रणाली। प्राथमिक प्रणाली को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्राइमरी बोला जाता है, हाँ। और द्वितीयक प्रणाली को सेकेंडरी कहा जाता है। अब आजकल एग्जाम में द्वितीयक नहीं आता है, जानते हैं क्या आता है, सहायक आता है। हाँ, गौड़ भी आता है, गौड़ भी आता है और सहायक आता है ना। अब ज्वाइनिंग का मैसेज आया। ओके, अगर हम आपसे बात करें तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत आता कौन कौन से हैं, तो आप हाँ, केस वर्क, कम्युनिटी वर्क और सोशल एक्शन भी आता है जो मैंने। हाँ, बेसिकली केस वर्क, कम्युनिटी वर्क और आपका आता है एक ग्रुप वर्क। अगर ये बात करते हैं तो ये वाल्टर एंड्रियास के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। अगर हम बात करें द्वितीयक प्रणाली या सहायक प्रणाली में, तो एक आता है आपका सोशल एक्शन, एक आपका आता है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और एक आपका आता है सोशल रिसर्च। ये 3 आती हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेपर में प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सी सहायक प्रणाली नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनाए जाते हैं। ये बेसिक थोड़ी सी है जानकारी MSW के स्टूडेंट के लिए। ये जानना ज़रूरी है इनके लिए कि समाज कार्य कितने भागों में बटा हुआ है और कितनी उसकी प्रणालियाँ हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे अभी इन्होंने बताया मैरी रिचमंड, बेसिकली जो प्राथमिक प्रणाली होती है ये प्रत्यक्ष रूप से दी जाती है। अच्छा, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप सेवार्थी से मिलते हो और उसकी समस्या का समाधान करते हो, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष वो होता है, जैसे मैंने कहा कि भाई उनके लिए कोई योजनाएं बना दिया, मैंने कोई प्लानिंग कर दिया, कोई कार्यक्रम के माध्यम से उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहा हूँ। मतलब डायरेक्ट उनसे मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, मतलब इनडायरेक्टली काम हो रहा है, किसी के थ्रू काम हो रहा है, और वो प्रक्रिया आपकी द्वितीयक प्रणाली के अंतर्गत आ जाती है। तो मैरी रिचमंड एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि जो ये सोशल एक्शन है ना, अभी तक की किताबों में नहीं आया परंतु इनकी विचारों पर अभी ये इसके बात चल रही है।
तो ये कहते हैं सोशल एक्शन प्रत्यक्ष रूप से होता है। बिल्कुल ये बात सत्य है, प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष की प्रक्रिया भी शामिल है इसमें। तो उनका कहना है कि सोशल एक्शन है प्राथमिक प्रणाली का पार्ट है, परंतु अभी ये हुआ नहीं है, ध्यान रखेंगे। जी सर। अच्छा, तो ये चीज़ें हो गई। फिर अगर हम बात करें तो एक नाम आता है यंगलाड का नाम। यंगलाड की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो समाज कार्य व्यक्ति के द्वारा पर्यावरण के साथ अंतर संबंध की बात करता है। किसके साथ, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, व्यक्ति के द्वारा, पर्यावरण के साथ। हाँ, व्यक्ति के द्वारा पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण के साथ अंतर संबंध की बात करता है। तो ये यंगलाड एक विद्वान है, इन्होंने कहा है। एक नाम आता है गेसल कोनोफ्का का नाम। गेसल कोनोफ्का का नाम, गेसल कोनोफ्का भी समाजकारी कहते हैं कि समाजकारी जो है नैतिक मांगों पर आधारित है, ठीक है, नैतिक मांग पर आधारित है। सर स्लो चले, स्लो थोड़ा। ओके ओके। गेसल कोनोफ्का ने क्या बोला कि समाजकारी जो है नैतिक मांग पर आधारित है। अच्छा, आपको बता दूं एक नाम है बिटमर, एक नाम आता है बिटमर। बिटमर भी अपनी परिभाषा को कुछ इस तरीके से बताया। बिटमर ने कहा कि समाजकारी को समुदाय के रूप में माना जाता है या इसे मानना चाहिए, और समस्याग्रस्त व्यक्ति को सर्वोपरि बनाना चाहिए, सर्वोपरि उसको मानना चाहिए, समस्याग्रस्त जो व्यक्ति होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इसमें कीवर्ड्स क्या बनाएं आप बिटमर का। कहें कि समुदाय और व्यक्ति। आप कहें कि समाज कार्य को समुदाय के रूप में माना जाता है। अब ये समुदाय के रूप में कौन माना है समाज कार्य को, तो बिटमर कहिएगा। अच्छा, फिर कहता है कि जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है ना, उसको सर्वोपरि माना है। तो व्यक्ति को समुदाय में अगर किसी ने सर्वोपरि माना है तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, वो भी नाम आता है बिटमर का, वो भी नाम आता है बिटमर का ही, ठीक। तो इतनी परिभाषाएं हैं, आप चाहें तो इतनी परिभाषाएं देकर आप सम्मिलित कर सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा सबसे पहले 1926 कहीं कहीं मिलता है, तो कहीं कहीं 1936 मिलता है। नाम आता है एलिस चेनी का समाज कार्य की परिभाषा में। तो इनका कहना है कि एक ऐच्छिक प्रयास सम्मिलित है। जब समाज कार्य में कोई ऐच्छिक कार्य या प्रयास शामिल कर ले, ऐच्छिक का मतलब होता है पॉजिटिव, सकारात्मक, कोई कार्य है उसको अगर आप शामिल कर लेते हैं अपने कार्य में तो वही समाज कार्य हो जाएगा, वही समाज कार्य हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे आप लोगों से इतिहास के बारे में। तो ये थोड़ी बहुत 2-3 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन में यहाँ से आप लिख लेते हैं। तो लिखने के बाद शुरुआत करते हैं तो एग्जामिनर को ये पता चलता है कि भाई थोड़ा सा इसने क्या किया है, स्टूडेंट ने समाज कार्य को डिफाइन करके आगे बढ़ा है ना। वो समझ जाएगा कि डिफाइन करके आगे बढ़ा है, कि हमें थोड़ा सा समझाने का प्रयास करा कि समाज कार्य क्या है ना। क्योंकि ये 500 वर्ड हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं, तो हमें ये सारी थोड़ी सी, अच्छा ये नहीं कि पूरा व्याख्या ही करने लगो, टू द पॉइंट जवाब देना होता है। व्याख्या करने लगोगे फिर प्रश्न गलत हो जाएगा आपका। टू द पॉइंट बात चलो आप करो, है ना, जो कि समाज कार्य इसी पे आधारित है। फिर कहता है कि अमेरिका के निवासी मुक्त उद्यम पद्धति के विश्वास रखते हैं और इसीलिए किसी भी प्रयास को जो सिद्धांत में मेल नहीं खाता है या नहीं मानता है। अच्छा, ये तो थोड़ी सी अमेरिका के बारे में बात थी। हमने क्या बताया आपको, हमने ये कहा कि अमेरिका का जो समाज कार्य का इतिहास रहा है वो इंग्लैंड के जैसे ही रहा था। और फिर उसने कहा कि भाई जो 1935 में आया, सन 1935 की अगर मैं बात करूं अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका ने उस समय जो है अपने यहाँ समाज कार्य को काफ़ी बढ़ावा दिया और एक प्रकार से वो व्यवसाय के रूप में आया। बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। खासकर ज़्यादा देखा गया सन 1935 के बाद से। 1935 से पहले नहीं इतना था जितना 1935 के बाद हुआ है, ठीक है। ये थोड़ी सी आप बात यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो हमारे सामने नाम आ रहे हैं। एक नाम है रॉबर्ट ए बार्कर, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब अमेरिका समाज कार्य में जैसे आपने 2 लाइन लिख दिया, 2 लाइन लिखने का मतलब ये कह दिया कि भाई समाज कार्य का जो इतिहास है वो इंग्लैंड जैसा ही है अमेरिका का, है ना। और 2 लाइन लिखने की जस्ट बाद आप लोगों ने सीधा पॉइंट पे आना शुरू करते हैं। सन 1999 की मैं बात करूं तो द काउंसलिंग ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन, बेसिकली नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स के द्वारा प्रायोजित एक परियोजना में भाग लेते हुए, अब ये भाग लिया कौन था, किसमें, ध्यान से सुन लीजिए, नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्कर, इसमें एक परियोजना बनाया गया, एक प्रोजेक्ट था, एक प्लानिंग, एक सम्मेलन था जिसमें रॉबर्ट एल
बार्कर ने सन 1999 में भाग लिया और वहाँ पे कहा कि दी काउंसलिंग ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन ने इस प्रभावों का एक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। अब ये था सर्वेक्षण, सर्वे, उसको किया प्रस्तुत, और किसने किया? रॉबर्ट ए बार्कर ने किया। कब किया? 1999 में किया। ठीक है, किस प्रोजेक्ट में किया? तो ध्यान रखेंगे, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर के प्रोजेक्ट में किया था, परियोजना में किया था। फिर उसके बाद समाज कार्य का इतिहास जो रहा वो कुछ इस तरीके से बना संभव कालक्रम में। तो क्या उसमें जो ये 1999 काउंसलिंग ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन में प्रोवाइड कराया, तो वो क्या क्या था उसमें, क्या क्या चीज़ें उसमें बताई गई थी बार्कर के द्वारा, है ना? तो अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही है। अच्छा, हालांकि अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आपने एक नाम सुना होगा लेन क्लार्क का नाम। कितने लोग जानते हो लेन क्लार्क? जी सर, 3 उनमें उन्होंने बताया था। हाँ, लेन क्लार्क के बारे में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आप यहाँ पे माइंड में रखिए लेन क्लार्क के बारे में, है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ लेन क्लार्क के बारे में कि लेन क्लार्क ने एक किताब लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस, है ना। सोशल वर्क इन प्रैक्टिस। हाँ, जी सर। सोशल वर्क प्रैक्टिस, इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो हेलन क्लार्क के नाम से जाना जाता है ना। हेलन इसबॉल क्लार्क कहा जाता है इनको। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। नाम है इनका हेलन क्लार्क, और इन्होंने सन 1947 में एक किताब लिखा। कब लिखा? 1947 में। किताब का नाम क्या था? किताब का नाम था प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। अब इस किताब में आपको 3 युग बताए गए थे, है ना, समाज कार्य के बारे में। एक ये था प्राचीन काल, और एक था मध्यकाल, एक था आधुनिक काल। 3 काल थे। प्राचीन काल जानते हैं क्या था? प्राचीन काल, जहाँ दान वान दिया जाता था। बिल्कुल, बहुत पुरानी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि इस युग में व्यवसाय समाज कार्य नहीं आया था। इस युग में अगर हम बात करें, निर्बल, निर्धन, अपाहिज, रोगग्रस्त, अनाथ, वृद्ध, निराश्रित व्यक्तियों की सहायता करते थे। तो भाई कहते थे कि ये हो गया आपका क्या? समाज कार्य। इस तरीके की एक्टिविटी कर देते थे प्राचीन काल में, तो उसको कहते थे ये है समाज कार्य। ठीक है, यहाँ आप कोई आता था, है ना, तो उसको दया दिखा देते थे, सहानुभूति दिखा देते थे। अच्छा चलो भाई, कुछ दान में दे दिए भाई, जैसे कोई खाने के लिए कोई चीज़ दे दिए, कोई वस्तु दान कर दिए, कोई अर्थ दान कर दिए, कुछ भी चीज़ अगर आप वो दान कर देते थे तो कहते थे हमने समाज कार्य कर दिया। ये प्राचीन काल में बोला। फिर उसके बाद आया मध्यकाल। मध्यकाल में क्या हुआ? 18वीं शताब्दी में आया था ये 18वीं शताब्दी में आया था, और ये बेसिकली मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित था। तो यहाँ सेवा, प्रेरणा, धर्म, दया की भावना थी ही नहीं, है ना, यहाँ नहीं थी। यहाँ तो मानवतावाद था। जी सर। आपका क्या था? मानवतावाद था। तो ये मानवतावाद पे आधारित था। भाई मानवतावाद तो समझ ही रहे होंगे आप सभी लोग, जी सर। है ना, मानवतावाद था वो। और एक आता है इसके बाद आधुनिक युग। ये आधुनिक युग क्या था? आधुनिक युग में बेसिकली ये जो प्राचीन काल है इसको प्लस कर दो, और मध्यकाल जो है इसको, मानवता को आप यहाँ पे प्लस कर दो। तो इन दोनों को मिलाकर बोला गया कि यह है व्यावसायिक समाज कार्य। यह है व्यावसायिक समाज कार्य जो 19वीं सदी में आया, जो 19वीं सदी में आया। तो ये लेन क्लार्क की किताबों में ये बात कही गई थी। 1947 में कहा गया था, सन 1947 में कहा गया था। फिर जब हम बार्कर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ BCE की बात होती है। बहुत पुरानी की बात है ये। शताब्दी, अगर हम बात करें प्राचीन युग के अंतर्गत ही आता है ना BCE। अगर जब हमें देखने को मिलता है तो आप चाहो तो लिख सकते हैं BCE करके भी। सर इसमें से क्वेश्चन भी आता है शायद, मैंने देखा है। हाँ, तो 2500 की बात है। 2500 में मैं आपको बता दूं, एक दी बुक करके, दी बुक ऑफ द डेड, ऑफ द डेड, ठीक है, ऑफ द डेड करके किताब आई थी। और ये इजिप्शियन पेरिसस स्क्रोस बीमारी, भूख, आवासहीन तथा एक राजा के कर्तव्यों पर वर्णन किया गया था इस किताब में। मतलब आप ये कह लीजिए कि एक राजा के कर्तव्य के बारे में बताया गया, और ये भी बताया गया
कि जो समाज में प्रजा है वो किन किन चीज़ों से ग्रसित है और किनसे वो प्रभावित है, उनके बारे में बताएगी। द बुक ऑफ द डेड करके थी। तो ये 2500 की बात है। अब आपको लिखना है अमेरिका समाज कार्य का इतिहास या आपको लिखना है ऐतिहासिक समाज कार्य का इतिहास, तो आपको मैं बता दूं, आप लिखना BCE 2500 और फिर कर देना द बुक ऑफ द डेड, और इसमें बता देना कि राजा और प्रजा के बारे में वर्णन किया गया है। बात खत्म यहीं पर। फिर आगे बढ़ जाना एक लाइन लिखते हुए, क्योंकि वर्ड्स पर जब आप इस तरीके से फोकस करेंगे तो आपको फैक्ट भी याद रहेंगे सही तरीके से। आप आगामी परीक्षाएं जो होती हैं, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी आपको मदद मिलेगी और आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर भी देगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि आपको फैक्ट वो चीज़ें आपको पता है, ये सारी चीज़ें। फिर बात करते हैं 1750 के दौरान में। 1750 आया। 1750 में बेसिकली एक सम्राट थे जिनका नाम था हम्बुराबी। क्या नाम था? हम्बुराबी। सम्राट हम्बुराबी ने बेबीलोनिया में, कहाँ पे? बेबीलोनिया में एक न्याय संहिता जारी किया था। क्या जारी किया था? न्याय संहिता जारी किया था। और उसमें कहा गया कि जरूरत के समय लोग एक दूसरे की मदद करें, और ये सम्राट हम्मुराबी ने कहा था। कहाँ पर कहा था? बेबीलोनिया में न्याय संहिता की जारी करने के बाद किया था। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 1750 की ये बात है। फिर उसके बाद, अच्छा, ये सारी बातें रॉबर्ट एल बार्कर 1999 की जो दी काउंसलिंग और सोशल वर्क एजुकेशन था, उस सर्वेक्षण में इसने ये सारी चीज़ें प्रस्तुत किया था। फिर उसके बाद आता है 1200 की बात करें तो इज़राइल में क्या था? इज़राइल में लोगों से कहा गया कि धर्म के अनुसार, यहाँ पे इज़राइल की बात हो रही है। कहाँ पे? क्योंकि देखिए ये सारे नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अमेरिका के साथ जब मैं बात करता हूँ, अभी मैं अमेरिका की भी यहाँ पे आगे मेंशन किया हूँ, आप निश्चिंत रहें। यहाँ पे अमेरिका की बात ही चल रही, फिर अभी ब्रिटेन की बात भी चलेगी इसमें, है ना, कहीं वियतनाम की भी बात चलना शुरू हो जाएगी आपको। ठीक है, क्योंकि ऐतिहासिक की बात कर रहा हूँ, खासकर अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ये ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। तो अमेरिका, इज़राइल और भी चीज़ें जो होंगी वो मिक्स हैं यहाँ पे, अमेरिका में लगाएगा, अभी अलग से उसका पढ़ेंगे। तो इज़राइल में जो था, ये लोगों से कहा गया कि धर्म के अनुसार, इज़राइल में किसके अनुसार? धर्म के अनुसार। ध्यान से सुनिएगा, धर्म के अनुसार। बेसिकली ईसाई धर्म वगैरह के बारे में पढ़ाई होगा, अभी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा आगे। वहीं से समाज कार्य बेसिकली प्रक्रिया जो ज़्यादा चलाई गई थी, ईसाई धर्म से ही आया था। तो वृद्ध, सुविधा विहीन और अनाथों की सहायता के लिए बात की गई थी इज़राइल में। बात की गई थी किसके लिए? निर्धन और वृद्धों के लिए। ठीक है, सुविधा विहीन जो लोग हैं, जो लोग अनाथ हैं, जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनको बोला जाता है सुविधा विहीन। और सुविधा विहीन तथा अनाथों की सहायता किया जाए। 1200 में ऐसी बात कही गई थी। 1200 में इज़राइल के लोगों ने ये बात कहा था, है ना। लोगों अब यहाँ कोई पर्टिकुलर नाम नहीं आया, तो भाई हो सकता है कोई कम्युनिटी कही होगी, हो सकता है कोई ग्रुप कहा होगा, हो सकता है कोई एसोसिएशन कहा होगा, है ना, परंतु ये इज़राइल के लोगों ने कहा था। फिर आता है BCE 530। 530 बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं बेसिकली जो है बौद्ध या बुद्ध शिक्षा आपकी यहीं से स्टार्ट होती है इसमें, है ना। तो बुद्ध शिक्षा देते हैं कि प्रेम और दान, मतलब स्नेह और दान प्रबोधन की ओर अग्रसर हो। तो समाज कार्य बेसिकली, अगर जब ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो BCE 530 के दौरान में बुद्ध शिक्षा का बेसिकली ये दिया गया, और उसमें ये बात बताई गई कि स्नेह और दान जो है उसकी ओर लोग अग्रसर हों, लोग उसकी तरफ बढ़ें, दान की तरफ और स्नेह की तरफ, एक दूसरे से लोग स्नेह करें, है ना। ये बात कही गई 530 के दौरान में। फिर बात आती है 500 में ग्रीस से लोकोपकार। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक ग्रीस में देश है, ग्रीस में लोकोपकार कितने लोग जानते हो, जरा मुझे बताने चाहेंगे कोई लोग? लोकोपकार सर लोगों की मतलब दान के लिए, बिल्कुल, कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लोकोपकार
आपने जो बताया है, सही शब्द बताया है। जो लोकोपकार शब्द आता है हमें देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जन कल्याण की ही बात करता है। शब्द से ही पता चल रहा है कि लोकोपकार हेतु नागरिकों को धन दान करने के लिए मोटिवेट किया गया। लोगों को, जन को क्या कहा गया? कहा गया भैया कि नागरिकों को दान, जो धन, धन मतलब पैसे, मनी, वित्तीय से संबंधित था, उसको दान करने के लिए मोटिवेट किया गया। ये प्रक्रिया चली 500 से। ये प्रक्रिया कब से चली? 500 से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो समझ गए होंगे कि ऐतिहासिक समाज कार्य के मील पत्थर में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर का एक प्रोजेक्ट बना, प्लानिंग की गई, जिसमें बारकर ने 1999 में एक काउंसलिंग ऑन सोशल वर्क एजुकेशन में एक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया। क्या क्या प्रस्तुत किया? दी बुक ऑफ द डेड बताया, और सम्राट हुब्बी राबी के बारे में, बेबीलोनिया में न्याय संहिता के बारे में बताया। इजराइल में कहा कि निर्धन, वृद्ध और सुविधा विहीन लोगों को जो है सहायता की जाए। फिर 530 में बुद्ध शिक्षा पर बल दिया जाए, और फिर 500 में उसने कहा कि लोकोपकार हेतु धन और दान देने के लिए मोटिवेट किया जाए। इस तरीके की बात हुई। आगे और इन्होंने कहा है कुछ। फिर सर, एक ये जो NASW है, ये अमेरिका का रहेगा ना? जी 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 जी। सर, इसकी फिर स्थापना कब रहेगी? किसकी? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स की। जी सर। हाँ, इसके बारे में तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। 1955 इसकी स्थापना है, इसको भूला मत करें, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 19, ध्यान रखेंगे सभी लोग, 1955, 1955 में। सर किसका सर? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स। हाँ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स। ठीक है, सर 1960 है ना सर इसका तो? नहीं, 1955 है, NASW सर। ठीक है, चलिए। 1955 है ना? हाँ, 1955 करेक्ट होगा आपका। ठीक, आगे बात करते हैं। देखिए, फिर BC 500 तो हो गया, अभी भी बताया 500 के बारे में, है ना? यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि BCE 300, 302 हैं। दोनों के बारे में जानकारी रख लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब दोनों में से जो भी आपको आसानी हो वो आसानी से यूज़ कर लीजिए, लिख लीजिए। आपको अगर मैं बात करूँ, जब आप चुनौतियाँ वगैरह पढ़ते हैं ना, तो ये 500 वाला थोड़ा सा आपको वहाँ पे देखने को मिलती है समाज कार्य के बारे में। मैं आपको बताऊँ, चीन में कन्फ्यूजियन घोषित किया गया था। यहीं पे चीन में कन्फ्यूशियन घोषित किया गया था। और बताइए, ये मानव, देखो यहाँ घोषित करता है कि मानव, मानव मतलब जैन के द्वारा, मानव जैन द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति एक दूसरे की सहायता के माध्यम से की जाती है। तो ये जो हर एक व्यक्ति, जिसे आपने एक परिभाषा पढ़ा होगा मैकइवर पेज के बारे में, कि समाज में अगर हम बात करते हैं तो क्या होते हैं, मतलब समाज जो है एक सामाजिक संबंधों का जाल होता है। ये मैकइवर पेज की परिभाषा आपने सुना है। तो यहाँ एक दूसरे से लोग बंधे हुए हैं, और यहाँ तक कि आपने अगर समाज कार्य की विशेषताओं में भी देखा होगा तो गार्टन हैमिल्टन का नाम पढ़ा होगा कि समाज और व्यक्ति दोनों अन्योन्यश्रित होते हैं, दोनों अन्योन्यश्रित होते हैं, या दोनों पारस्परिक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक परस्पर होते हैं। वही बातें 500 में आई चीन में कन्फ्यूजन के माध्यम से, है ना? और ये तो बाद की बातें, ये जो मैं बता रहा हूँ मैकइवर पेज वगैरह के बारे में, ये बाद की बातें बनी। अब वो वाला पूछा था, ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बट आपको इतिहास लिखना है तो ये कह सकते हैं आप कि चीन में कन्फ्यूजन मानव जन के माध्यम से ये बातें एक दूसरे के लोगों की सहायता करनी चाहिए। ये 300 में शुरू हो गया था। फिर 300 के दौरान ही भारतीय अशोक सम्राट की भूमिका आई। इन्होंने कहा कि मानव तथा पशु दोनों के लिए चिकित्सालयों का मैनेजमेंट करना चाहिए। चिकित्साओं के लिए मैनेजमेंट मतलब, अब देखिए, ये अशोक सम्राट के समय में मानव और पशुओं को लिए जो चिकित्सालय हैं, जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनको खोला गया। जैसे अगर मान लीजिए कहीं कोई जा रहा है ना, तो बीच बीच में उन्होंने रास्ते में ही हॉस्पिटल ओपन कर दिया था। और जो गांव है, जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उस हॉस्पिटल, वहाँ पे पशुओं का भी हॉस्पिटल खोल दिया था। तो ये प्रक्रिया चली थी एक प्रकार से समाज सुधार के परिप्रेक्ष्य में। भारतीय जो अशोक सम्राट थे, इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये पेपर में आता है। बात करते हैं BCE 100 रोमन
अच्छा, 100 में क्या हुआ, रोमन परंपरा में धनी व्यक्ति की अपनी नागरिकों को कम दान पर अन्न प्रदान करने पर विचार करने को महत्व दिया गया। रोमन परंपरा क्या, आप समझिए, 100 जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से ध्यान दीजिएगा कि रोमन परंपरा में धनी व्यक्ति सभी नागरिकों को कम दान पर अन्न प्रदान करने के विचार पर महत्व दे, मतलब कम दान पर अन्न प्रदान करे। समझ रहे हैं मेरी बात, रोमन परंपरा में क्या बात है, नहीं समझे? जी सर, जी सर। हाँ ठीक है, फिर ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे C30 करके ईसाई शिक्षा पे। अब यहीं से देखो आप लोग किताबों में मिलता है ना, ईसाई शिक्षा को कम भाग्यहीनों की दान देने को महत्व को प्राथमिकता दी गई। ईसाई शिक्षा में क्या कहा गया, कम भाग्यहीनों को दान देने के महत्व की प्राथमिकता दी गई CE में, है ना, जो 30 था। उसके बाद 400 आया। सर धीरे से सर, जी सर मैं लिख रहा हूँ। ओके मैं अब शिक्षा में सब 30 अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ईसाई शिक्षा जो है कम भाग्यहीनों को दान देने को महत्व को प्राथमिकता दी गई, प्रायोरिटी दी गई। अच्छा, अगर हम मतलब अर्ली क्राइस्ट है, जी ये मतलब अर्ली क्राइस्ट है या क्या होगा इसका? नहीं, यहाँ बेसिकली आपने अच्छा, कितने लोग जानते हो जब हम बात करते हैं वर्ष के बारे में, जब हम बात करते हैं वर्ष के बारे में, तो वहाँ पर CE का क्या मतलब होता है? सर वो ईसा पूर्व। 2500 से ईसा पूर्व हाँ, होता है ना सर? ईसा पूर्व उसको बोलते हैं, ईसा मसीह से पहले, ये बेसिकली लिया जाता है ईसा मसीह से पहले। हाँ हाँ, तो वो बेसिकली इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। और एक आपको अगर हम बात करें, जैसे जो AD इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं AD करके, और एक आता है आपका जो है BC। तो जो AD वाला होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद का। और जब BC की बात करते हैं तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की, है ना। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, एक ईसवी होता है और एक ईसा पूर्व होता है। तो मैं आपसे ईसा पूर्व की बात कर रहे थे यहाँ पे, यहाँ ईसा पूर्व है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, 400 की बात करते हैं, तो भारत में निर्धनता तथा अक्षम लोगों के लिए चिकित्सा की बात हुई 400 में। 400 आया तो भारत में निर्धन और अक्षमों के लिए चिकित्सा और आश्रय की सुविधा को स्थापित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे इसको, किसके लिए, चिकित्सा तथा आश्रय की सुविधाएं स्थापित की गई। ये निर्धन और अक्षम लोगों हाँ, निर्धन और अक्षम लोगों के लिए 400 से भारत में स्टार्ट हुई। 542 की बात करें, 542 के बारे में, तो भारत के समान चिकित्सालय चीन तथा मध्य पूर्व में भी स्थापित हो गया। भारत के समान ही चिकित्सालय चीन और मध्य पूर्व में भी स्थित हो गया। ये मध्य पूर्व में भी ये स्थित हो गया 1942 में। 650 में ईसाई धर्म के लिए निर्धनों की मदद करना। 1100 में रोमन चर्च के अनुसार बात करना, है ना। तो रोमन चर्च के अनुसार अमीरों को निर्धनों की सहायता करनी चाहिए, ये बात बताई गई। और जो 650 में बताया गया था वो ईसाई धर्म में निर्धनों की मदद करना था। और इस्लाम में 5 कर्तव्य भी यहीं पर बताए गए थे। 650 में 5 कर्तव्य बताए गए थे, अभी जिक्र करेंगे आगे आप लोगों से 5 कर्तव्य क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 1100 में क्या हुआ था, रोमन चर्च के अनुसार अमीरों को निर्धनों की सहायता करनी चाहिए। अमीरों को निर्धनों की सहायता करनी चाहिए, ये रोमन चर्च के अनुसार कहा गया, 1100 में कहा गया था, है ना। उसके बाद देखिए 1215 आता है आपका। 1215 बात करते हैं इंग्लैंड में, आपको सुना ही होगा, इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा को हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, महाधिकार पत्र। महाधिकार पत्र। हाँ, महाधिकार पत्र की बात अगर हम करें तो केवल अभिजात्य। अच्छा, कितने लोग जानते हैं अभिजात्यों के बारे में? मैंने एक बार आप लोगों से पढ़ा भी चुका हूँ। सर अभिजात्य वो होते हैं जो मतलब बड़े उच्च वर्ग के लोग, उच्च हाँ, वर्ग के लोग। शक्तिहीन लोगों पे जो शासन करते हैं। ओके, अभिजात्य। अभिजात्य वर्ग मतलब एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि सामंत शाही में समाज के ऐसे उच्चतम लोगों का वर्ग है जिनमें जमींदार, नवाब, महाजन और रईस लोग होते हैं, है ना, रईस लोग होते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ इसमें,
मैग्ना कार्टा में कि केवल अभिजातों के लिए मानवाधिकारों की जो स्थापना की गई थी वो 1215 में की गई थी, जिसे हम लोग इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। फिर आपका अगर हम बात करते हैं 1348 आया। इसमें यूरोपीय सामंतवाद ने निर्धनों को आर्थिक रूप से जो है अधिक आहत किया। और फिर आपका 1531 आता है, जिसमें इंग्लैंड का प्रथम निर्धन, देखिए ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड का प्रथम निर्धन राहत प्रदाता विधान जारी हुआ, जिसमें वृद्ध और निर्धन व्यक्तियों को भिक्षाटन की अनुमति दी गई थी। जिसमें क्या किया गया था, वृद्ध और निर्धन व्यक्तियों को भिक्षाटन की अनुमति दी गई थी। यह आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद 1601 आया। 1601 में अगर हम बात करें तो गरीबी राहत अधिनियम आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुअर लॉ एक्ट बोलते हैं। पुअर लॉ एक्ट बोलते हैं। पुअर लॉ एक्ट 1601, कहीं कहीं इसको जो है 43A के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड की संसद का एक अधिनियम था, ये गरीबों की राहत के लिए ये अधिनियम बनाया गया था 1601 में, जिसमें एलिजाबेथन गरीब कानून, 43वां एलिजाबेथन या पुराना गरीबी कानून के नाम से जाना जाता है। बेसिकली एलिजाबेथन निर्धन कानून स्थापित हुआ 1601 में, और उन्होंने लोगों से अपने समुदाय में आश्रित व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, शारीरिक सक्षम निर्धनों को कठोर सजाएं भी दी, और सभी समाजों में मान्यता के साथ संघर्ष किया, क्योंकि सभी सदस्यों के पास स्रोतों की समान सुलभता नहीं थी, जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया, और ये कानून पारित हुआ आपका। तो 1601 में पारित किया गया, और इंग्लैंड और वेल्स के लिए एक खराब कानून की व्यवस्था भी बनाई गई थी, जो इसके अंतर्गत आ जाती है। वही समय पर अगर एशिया, यूरोप या विकास या विचारों पर जब समाज कल्याण या समाज कार्य के विकास को निरूपित करने की बात होती है, तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। परंतु आदिम व्याख्या में यह मानी जाती है कि निर्धनता के कुछ अंश आवश्यक थे, अथवा या भी जीवित रखने के लिए आधारों की कमी थी। तो मैं कहूँगा कि निर्धन कानून आप याद रखिए 1601, जो गरीबी राहत अधिनियम के नाम से जाना गया, और ये एलिजाबेथन ने दिया था। इसको 43वां एलिजाबेथन के नाम से भी जाना जाता है, जो गरीबों पर आधारित था। ठीक है, गरीबों को राहत देने से संबंधित था। अब इसके संबंध में कुछ बातें हैं, जैसे नपुंसक गरीबों की बात की, जो लोग काम नहीं कर सकते, कि देखभाल दानशाला या गरीब घर में की जानी थी, जो उन लोगों की राहत दी जाती थी जो काम करने में असमर्थ थे। मुख्य रूप से वे लोग आते थे जो लंगड़े, नपुंसक, बूढ़े, अंधे लोग थे, ये लोग आते थे इस कानून में, इनको मदद की गई। फिर जो सक्षम गरीब थे, जो उद्योग के घर में काम करने के लिए सेट किया जाना था। बेसिकली ये 1601 में कई बातें बताई गई हैं इस कानून के अंतर्गत, है ना, कई चीज़ें इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप ध्यान रखेंगे, नपुंसक गरीब, जो लोग काम नहीं कर सकते, वो लोग आते हैं इसके अंतर्गत, निर्धन कानून के अंतर्गत। ठीक है, और एक सक्षम गरीब हैं, वो आते हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद एक आता है बेकार गरीबों तथा आवारा जो लोग हैं, उनमें सुधार गृह, और यहाँ तक कि उसमें जेल भेजने जाने की बात भी इसी के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट था, जो मैंने 1601 के बारे में 2-3 बातें बताई हैं, उसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। 1601 इंग्लैंड में एलिजाबेथन निर्धन कानून स्थापित हुआ, जिसकी निर्धन व्यक्तियों की सहायता करने का प्रयास किया गया था। ये 1601 है आपका, है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1601 में। सर ये प्रशिक्षुक, ये इसका क्या मतलब होता है, गरीब बच्चे प्रशिक्षुक बने, मतलब? देखो यहाँ पे अगर हम बात करें गरीबों के यहाँ पे उद्योगों के लिए काम करना, फिर उसके सेट करना, फिर गरीबों को काम लगाने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जाना, बेकार गरीबों के लिए अच्छा लोगों को सुधार करना, फिर गरीब बच्चों को प्रशिक्षुक बनेंगे। मतलब यह है कि गरीब बच्चों को जो है ना, एक प्रकार से ऐसा आपको शिक्षण देना है, या आपको इस तरीके से काम करना है। हाँ, ताकि वो प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को भी एक दूसरे की सहायता कर सके, है ना। तो इसलिए ये लास्ट में एक निष्कर्ष के रूप में दिया है, गरीब बच्चे भी क्या बनेंगे, प्रशिक्षुक बनेंगे, है ना, एक निष्कर्ष के रूप में दिया है आपको, रिजल्ट के रूप में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए 1662 में गरीबी राहत अधिनियम है, ये निपटान अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1723 में वर्क हाउस टेस्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है।
1782 में अगर हम बात करें गिलबर्ट अधिनियम है। 1795 में जो है स्पाइन हैमलैंड करके एक एक्ट है, ये भी है आपका। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। ये था ऐतिहासिक मील के पत्थरों का उल्लेख किया आपने, जहाँ पे आपने समाज कार्य और समाज कल्याण के विकास के महत्वपूर्ण जो योगदान थे उसके बारे में देखा है आप लोगों ने। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे आपको जो इसमें से याद हो रहा है वो आप आसानी से वहाँ पे जाके लिख के चले आइए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं थी इसमें, बहुत ही इजी चीज़ें थी जो आप लोगों ने देखा। जी सर हाँ, एक निवेदन था सर कि जैसे कि एक यूनिट में जैसे जो इम्पोर्टेंट जैसे कि किसी ने थेरेपी दी या कुछ का दिया है उसमें हर हर यूनिट से सर मेन व्यक्ति। ठीक है। बेसिकली हमने यहाँ पे MSW के बच्चों के लिए उठाया है सर, ये UGC के लिए। हाँ हाँ, की पॉइंट मैं समझ गया आपका, हाँ समझ गया। ठीक है, चलो वो भी करा देंगे, निश्चिंत रहें। ठीक है, तो ये था आपका किसके परिप्रेक्ष्य में, ऐतिहासिक विकास के परिप्रेक्ष्य में। जब बात होती है उत्तरी अमेरिका, देखो एक दक्षिणी अमेरिका होता है और एक उत्तरी अमेरिका होता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं, जब आपने ऐतिहासिक विकास मील का पत्थर समझ लिया होगा तो आपको आसानी होगी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो समाज कार्य समाज कल्याण का विकास जो स्पष्ट करते हैं वो सही तरीके से आप कर पाएंगे। फिर अब यहाँ पे बात अगर हम बात करें तो अमेरिका बेसिकली 2 भागों में बटा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना। ऊपर का अगर जब मैप आप देखेंगे तो जो ऊपर का क्षेत्र होता है उसे उत्तरी अमेरिका कहते हैं, जो नीचे का क्षेत्र होता है वो दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। क्या आप में से किसी बच्चे को नहीं पता है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका मैप में, तो बताओ तो मैं एक बार उसे दिखा भी दूं, और पता है तो फिर अच्छी बात है। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको मालूम है तो। देखिए, हालांकि अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम इसमें इम्पोर्टेंट रहा तो एक नाम आपका बता दूं, अब्राहम फ्लेक्सनर है। अब्राहम फ्लेक्सनर है जो 1915 में अपना प्रतिवेदन जारी किया था, और प्रतिवेदन में यह कहा था कि समाज कार्य अभी भी एक व्यवसाय के रूप में स्थापित नहीं हुआ है ना, और यह एक शैक्षिक रूप से संचरणीय प्रविधियों में कमी है। और सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट उत्तरी अमेरिका में ये पॉइंट आता है, अभी आपको मिलेगा नीचे वो सारी बातें मिलेंगी। फिर अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे, जैसे जैसे जो राष्ट्रपति आए उन्होंने अलग अलग कानून लाए, अलग अलग नियम लाए, और उनके नाम भी आ जाते हैं कभी कभी कि बताइए कौन से राष्ट्रपति में क्या बातें कही गई, क्या चीज़ें आई देखने को मिली है, इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें थी। इसमें एक बात और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में आता है, सन 1955 में आप जानते हैं उसकी स्थापना तो हुई है NASW की, ये बात सत्य है। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में तो प्रथम आचार संहिता अंगीकरण कब किया गया अमेरिका में, तो आचार संहिता यहीं अमेरिका में 1960 में किया गया था, यहीं पर। ये दूसरी बात है। अब यही अमेरिका सबसे पहले जाना जाता है कि ये आचार संहिता लागू करती है, और यहीं से भारत में आया, इंडिया में आचार संहिता आया। और आचार संहिता जो थी, जो आचार संहिता है वो ये नहीं कोई संस्था वगैरह बनाएगी कोई व्यक्ति, यह एक व्यावसायिक संगठन बनाएगा आचार संहिता। और आचार संहिता कभी ऐसी नहीं बनाई जाती है, आचार संहिता ऐसी होती नहीं कि आप सेवार्थी को परेशान करो, आप सेवार्थी का शोषण करो, ये होता ही नहीं कभी भी ऐसा। ये पॉजिटिव के परिप्रेक्ष्य में होता है आचार संहिता। तो ये सारी बातें जो है अमेरिका की थी। ये दूसरी बातें यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाती है आचार संहिता को लेकर। उसके बाद अगर हम बात करें अमेरिका में ही जब हमें देखने को मिलता है पर्सन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज करके एक एक्ट आया है ना, ध्यान रखेंगे। वो एक्ट भी अमेरिका में 1996 के दौरान में देखने को थोड़ा सा हमें मिला था। चलिए देखते हैं, दोबारा बताइए। पर्सन विद मिलेगा मैम, मिलेगा आपको भी सब कुछ मिलेगा। मैंने थोड़ा सा आपका बस निष्कर्ष डाला है, नज़र डाला है, हाँ अभी मिलेगा, आप देखिएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं निर्धनों के साथ। देखिए अब बात है अमेरिका के बारे में, अब आप अमेरिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लिखेंगे कैसे। शुरुआत में आप ये लिखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में समाज कार्य और समाज कल्याण का विकास महत्वपूर्ण रूप से एक औपचारिकतापूर्ण हुआ है। अब ये औपचारिकतापूर्ण, चाहे आप अमेरिका को लिख रहे हो, चाहे आप इंग्लैंड का लिख रहे हो, कनाडा या भारत का लिख रहे हो, तो आप एक लाइन तो उसके प्रश्न के आधार पे ही बना सकते हो।
और ये जो लाइन बनाते हो ना, इससे अच्छा नंबर मिलता है, नंबर अच्छे मिल जाते हैं और एक लय बन जाती है। पढ़ने में भी अच्छा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में समाज कार्य तथा समाज कल्याण का विकास महत्वपूर्ण रूप से औपचारिकतापूर्ण हुआ है। औपचारिकता का मतलब क्या होता है? नियम होता है, रेगुलेशंस होता है, मानदंड होते हैं, है ना, एक सही तरीके से रेगुलेशंस को फॉलो करता है। तो निर्धनों के साथ काम कर रहे लोगों को शिकागो में इलिनॉस केस स्कूल ऑफ सोशल वर्क इकोनॉमिक्स में प्रथम भाषण दिया गया। आपको मैं बता दूं, ये प्रक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब हमारे सामने आती है देखने को अमेरिका के बारे में, समाज कार्य के बारे में, तो ये शब्द हमें देखने को मिलता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। अमेरिका समाज कार्य में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका कार्य समाज कार्य में बेसिकली जब हम बात करते हैं तो यूरोप में विशेषकर इंग्लैंड में सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव समाज कल्याण नीतियों पर ही महत्वपूर्ण था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्धनों के साथ काम कर रहे जो लोग थे, उन लोगों को शिकागो इलिनॉस के स्कूल ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स में प्रथम भाषण दिया गया। और बता दूं, फ्लोरिडा स्थिति दी कॉलेज ऑफ सोशल वर्क के पूर्व, ठीक है, जो है बर्नार्ड का नाम मिलता है। और बर्नार्ड ने ये बात कहा है, बर्नार्ड ने कहा है स्कूल ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स में कि बीमार, दरिद्र, अनाथ, वृद्ध, निराश्रित प्रारंभ से ही हमारे साथ हैं और ज़रूरत पड़ने पर इनका उपचार इनकी आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। ये बातें इसके अंतर्गत देखने को मिली। तो फिर उसके बाद इसमें भी कुछ चीज़ें चली। स्वैच्छिक संगठनों की संख्या तथा विविधता के व्यापक वृद्धि हुई क्रमानुसार। अच्छा, वहाँ तो नाम मिला था बर्नार्ड का, अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, बर्नार्ड कर रहा हूँ, बार्कर का, रॉबर्ट एल बार्कर का नाम मिला था 1999 में। यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है किसी व्यक्ति का। ये बेसिकली दानगृह और कार्यगृह उत्पादकों के लिए एक प्रकार से स्वैच्छिक समितियाँ जो गरीबों और अनुत्पादकों को राहत पहुँचाने के लिए विकसित हुई हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नाम मिलेगा आपको बार्कर ने आपको अभी मैंने पढ़ाया मेल के पत्थर का मूल चरण दिया था, जो आप लोगों ने देखा पीछे। उन्हीं मूल चरणों को कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पर देखिए कैसे विकसित हो रहा है। तो मैं आपसे अगर बात करूँ 1624 के बारे में, 1624 में आपको बता दूँ, वर्जीनिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वर्जीनिया, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, वर्जीनिया कॉलोनी में यहाँ पे कॉलोनी में जो अक्षम सैनिक थे, कौन थे? सैनिक थे। उन सैनिकों को नाविकों के लिए कानून स्थापित किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, सैनिक के लिए और नाविक के लिए जो कानून बनाया गया सबसे पहले, अच्छा ये वो थे सैनिक जो अक्षम थे, वो वर्जीनिया में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1624 में। फिर 1642 का नाम आता है 1642। यही जो 1601 है, इसी की बातें कुछ 1642 में मैच करती है। क्यों? क्योंकि ये एलिजाबेथन ने निर्धन कानून का प्रतिरूप विधान दे दिया यहाँ पे, एलिजाबेथन ने, और इसी को एक नाम दिया था प्लाईमाउथ। क्या नाम दिया था? प्लाईमाउथ कॉलोनी। तो प्लाईमाउथ कॉलोनी लागू कब हुई? आप कह दीजिएगा 1642 में। फिर अगर हम बात करें 1650 के बारे में, तो 1650 में अगर हम बात करें तो बेरोजगार या पराश्रित व्यक्तियों पर ध्यान देने हेतु यहीं आपको प्रोटेस्टेंट, आपको बताना है ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है। प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स प्रसिद्ध हुआ। पता है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोटेस्ट, अरे जो नौकरशाही के बारे में बात करते हैं, जो नौकरशाही के बारे में मैक्स वेबर का नाम आता है, वो इनके बारे में जिक्र किया था, प्रोटेस्टेंट वर्क के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। परंतु यहाँ ये बात अलग है, वो सोशोलॉजी की बात अलग है, हालांकि वो चीज़ें अलग है, लेकिन यहाँ नाम आ गया प्रोटेस्टेंट के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया।
सर ये तो प्रोटोस्टेट वर्क आगे क्या लिखा है? प्रोटोस्टेट वर्क। प्रोटोस्टेट वर्क कौन से अगर हम बात करें 1950 में, तो ध्यान देने वाली बात वर्क एथिक्स, एथिक्स की बात हुई। तो बेरोजगार और प्राश्रित प्रोटोस्टेट वर्क एथिक्स के बारे में जो प्रसिद्ध हुआ था वो 1650 था, और ये पॉइंट ऑफ व्यू थी बेरोजगार और प्राश्रित व्यक्तियों पर। फिर 1692 आया, 1692 में मैसाचुसेट्स शब्द आया। ये पूछा जाता है पेपर में, आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत ही फेमस शब्द है मैसाच। अगर हम बात करें तो मैसाचुसेट्स ने वर्ग विहीन बच्चों के लिए दास्ता इकरार नामा लागू किया था। क्या किया था? दास्ता इकरार नामा लागू किया गया था ताकि उनकी देखभाल हो सके, इसलिए किया गया था मैसाचुसेट्स, है ना, उनकी देखभाल के लिए। फिर उसके बाद आपका आता है 1776। 1776 में अगर हम बात करें तो ये गुलामों के अतिरिक्त सभी की स्वतंत्रता की बात किया था। किसके लिए? गुलामों के, अतिरिक्त हाँ सभी की स्वतंत्रता। हाँ, अतिरिक्त सभी की स्वतंत्रता की बात किया था, सभी की स्वतंत्रता की बात किया था इसमें, ठीक है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वाधीनता घोषणा पत्र पर हस्ताक्षरित हुआ। यहाँ पर ही कौन सा था वो? स्वाधीनता घोषणा पत्र, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर 1787 आया, संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान सामाजिक कल्याण को गतिशील करने हेतु सामान्य कल्याण प्रणयन को अंगीकृत किया गया था, है ना, अंगीकृत किया गया था। उसके बाद कारखाना की बात करते हैं तो ये 1815 में आता है जी। समाज कल्याण, समाज कल्याण प्रोन्नयन, ठीक है, को अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया सर ये गया। प्रोन्नयन क्या होता है? तो ये समाज कल्याण के संबंध में प्रोन्नयन का मतलब एक प्रकार से मोटिवेट के लिए बनाया गया था ये, है ना, लोगों के लिए प्रोन्नयन, ठीक है, जी सर। प्रोन्नयन, हाँ, तो याद रखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा फिर। अच्छा, उसके बाद आपका आता है 1813। 1813 में अगर हम बात करते हैं तो कारखाना मालिकों से यह अपेक्षा करते हुए कि वे उन बच्चों को शिक्षा देंगे जो उनके लिए काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आपको बता दूं 1813 में बाल श्रम कानून पारित हुआ था। कौन सा? बाल श्रम कानून पारित हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1830 में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ये नागरिक अधिकार की बात करता है। ये नागरिक अधिकार की बात होती है जहां ये जिक्र किया गया कि स्वास्थ्य तथा महिलाओं के कल्याण के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? स्वास्थ्य और महिला के कल्याण के संबंध में, स्वास्थ्य और महिला के कल्याण के संबंध में दी नेशनल निग्रो सम्मेलन की समागम हुआ था। दी नेशनल निग्रो, ठीक है, सम्मेलन का समागम हुआ था। फिर 1843 की बात हुई। 1843 में क्या हुआ तो ये कहा गया कि गरीबों की दशा में सुधार के परिप्रेक्ष्य में बात किया गया, और यहाँ दी न्यूयॉर्क एसोसिएशन स्थापित हुआ। दी, नोट कर लीजिएगा, न्यूयॉर्क एसोसिएशन स्थापित हुआ यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1848 में, ये बेसिकली मतदान, शिक्षा, रोजगार की प्राप्ति हेतु स्त्री अधिकारों की स्थापना की गई, है ना। कब? आप ध्यान रखेंगे 1848 में मतदान की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, रोजगार की बात हुई, और कहा गया कि स्त्री अधिकारों की स्थापना हेतु नारीवादी सम्मेलन यहीं देखने को मिला था। नारीवादी सम्मेलन यहीं आपको देखने को मिला था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 1870 के बारे में। 1870 की जो जिक्र किया जाता है, ये बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, इस दृष्टिकोण में समर्थन देते हुए कहा गया कि गरीब मानवीय दशा का एक प्राकृतिक भाग था। गरीब क्या था? गरीब जो था वो बेसिकली मानवीय दशा का एक प्राकृतिक भाग था।
मानवीय दशा का एक प्राकृतिक भाग था। और ध्यान दीजिएगा, सामाजिक डार्विनवाद का प्रभाव अर्जित किया गया यहीं से। सामाजिक डार्विनवाद का, सामाजिक डार्विनवाद का। अच्छा, आप जरा मुझे बताएं, प्रभाव अर्जित किया गया किस, ये सामाजिक डार्विनवाद का जनक किसे माना जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर को। हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। वेरी गुड। कल का प्रश्न भी था, शायद आप लोगों ने किया भी था, जी सर। है ना। फिर अगर हम बात करें 1874 के बारे में, जरूरतमंद को सीधे आर्थिक अनुदान ना देने वाली प्रथम दान संगठक समिति की स्थापना हुई। और ध्यान रखिएगा, ये 1874 में हुई। कब? जरूरतमंद को सीधे आर्थिक अनुदान ना देने वाली, ठीक है, जरूरतमंद को अगर हम बात करें सीधे, तो सर इसमें मतलब उनको इनको क्या मतलब क्या कराते थे? केंद्र ये बेसिकली प्रथम दान संगठन समिति की तब स्थापना होगी। आप सीधे न मत दीजिए ना हाँ जी। किसी चीज को, भाई पैसे थोड़ी ना, मेरा कहना मतलब आप मुझे अगर पैसे देंगे आप, तो भाई पता नहीं क्या हो सकता। अगर आप किसी संस्था के माध्यम से आके मुझे देते हैं पैसे, तो वो बेटर रहेगा। तो उन्होंने भाई इस तरीके की चीज बना दिया कि जरूरतमंदों को सीधे आर्थिक अनुदान ना दे। प्रथम दान संगठन जो समिति स्थापित की गई 1874 में, अब यहीं से इसमें लाए पैसे डालें और ये सबको फिर दिया जाएगा स्टाइपेंड। जब वो काम करेगा तब दिया जाएगा, नहीं काम करेगा थोड़ी मिलेगा आपको ऐसे, है ना। अच्छा, बर्नार्ड फिर 1995 में आते हैं। इन्होंने कहा कि दान संगठन समितियां जो होती हैं, दान संगठन जो समितियां होती हैं, उनके निर्धनों के निजी और आर्थिक प्रत्युत्तर को व्यवस्थित किया जाए, संगठित करने के लिए इसे विकसित की जाए, और जो सहायता प्रार्थना करते थे उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में जो है कार्यकर्ताओं द्वारा वर्गीकृत किया जाए कि भाई कार्यकर्ता ये पात्र है कि यह अपात्र है, क्या चीज़ है। इस तरीके की बात किया गया। तो व्यक्तिगत प्रभाव की शक्तियों के माध्यम से गरीबों को पुनर्स्थापित करने का उन्होंने एक स्वैच्छिक कार्य किया जो आर्थिक रूप से भाग्यशाली थे। तो बेसिकली मैं आपसे कहूँगा कि बर्नार्ड ने दान संगठन समितियां निर्धनों के निजी और धार्मिक प्रत्युत्तर को व्यवस्थित करने का प्रयास यहीं से विकसित किया था, बर्नार्ड ने 1995 में। फिर 1886 सामाजिक आर्थिक वर्गों के बीच की दूरी को समाप्त किया गया। सामाजिक आर्थिक दूरी जो थी उसको समाप्त किया गया। और जो ब्रिटेन था, मतलब यूके जो था, उसके प्रतिरूप का प्रथम यूएस का में अगर हम बात करें तो आवास गृह स्थापित हो गया। तो अमेरिका में अगर पूछेगा कि आवास गृह या आवासन गृह कब स्थापित हुआ था, तो सॉरी, आवासन गृह ये नहीं होगा, ये वाला होगा आवासन गृह। तो आप लोग बता दीजिएगा 1886 का है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अमेरिका रहेगा नहीं 1886? हाँ, अमेरिका ही, यूके, अरे सॉरी यूएसए, यूएसए ना। ठीक है। फिर 1895 आया। 1895 की बात करें तो शिकागो में जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स था, जो गरीबों के साथ कार्यरत व्यक्तियों के व्याख्यान के मुहैया कराया गया था, वो 1895 में किया गया था। 1990 में बात करते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट सभी बच्चों के लिए है ये। 1990 में सामाजिक कार्यकर्ता शब्द का आविष्कार हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता शब्द का आविष्कार हुआ। और ये सामाजिक कार्यकर्ता शब्द दिया किसने? साइमन पैटेंट ने। साइमन पैटेंट ने, ठीक है। और जो मैरी रिचमंड से मतभेद रखते थे, साइमन पैटेंट, ये ऐसे विद्वान थे। एक हाइमन करके भी बताया था ना, उन्होंने समाज कार्य का किया था। नहीं, हाइमन नहीं, साइमन ही है ये, साइमन पेटेंट है, साइमन ही है। साइमन ही करेक्ट जवाब होगा। एक बार आप लोगों को क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बात करते हैं अब 1915 के बारे में, ये आपको सबको मालूम होगा। अब्राहम फ्लेक्सनर ने यह घोषित करते हुए कहा है कि समाज कार्य अभी भी एक व्यवसाय नहीं है। अपना प्रतिवेदन जारी जो है इसी में किया था अब्राहम फ्लेक्सनर।
1917 की बात करते हैं तो यही 1917 में सिगमंड फ्रायड, ध्यान से बात को समझिएगा, सिगमंड फ्रायड के कार्यों से प्रभावित हुए, इनके कार्यों से क्या हुए, प्रभावित हुए, और आंतरिक जीवन पर पारिवारिक वातावरण की समझ पर आधारित सेवार्थी समस्याओं हेतु मैरी रिचमंड ने सोशल डायग्नोसिस प्रकाशित कर दिया, सामाजिक निदान जिसको बोलते हो आप लोग, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, मैंने पढ़ा रखा है इसके बारे में। फिर 1933 की बात हुई। एक बार म्यूट हो जाइए, कोई अनम्यूट है, आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड बहुत म्यूट। एक बार जब हम बात कर रहे थे 1933 के बारे में, तो 1933 गरीबी और बेरोजगारी के संदर्भ में अमेरिकी के राष्ट्रपति एक थे, यहीं से भूमिका आती है, और वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यहीं ध्यान से सुन लीजिएगा आप सभी लोग ने, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का न्यू डील घोषित हुआ था, सामाजिक कार्यक्रम का न्यू डील घोषित हुआ था। और फिर 1950 में जो ये ना क्या बन गया, आपको बता दो, दी सोशल सिक्योरिटी एक्ट, और ये वही दी सोशल सिक्योरिटी एक्ट है जो 1935 वाला है। इसमें संशोधन हुआ, और ये संशोधन किया गया कि बच्चों तथा पूर्णतः अक्षम व्यक्तियों की सहायता दी जाए। ठीक है, बच्चों और जो पूर्णतः अक्षम व्यक्ति हैं उनकी सहायता दी जाए, ये बात इसमें की गई 1950 वाले में। बात समझ में आ रही है ना। फिर 1955 आया। 1955 में आधुनिक नागरिक अधिकार आंदोलन प्रारंभ हो गया। बहुत बढ़िया सवाल ये भी है, आधुनिक नागरिक अधिकार आंदोलन प्रारंभ हुआ, और एक अश्वेत महिला, जैसे आप मार्टिन लूथर का नाम सुनते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक नाम और सुन लीजिए, अश्वेत महिला, ठीक है, रोसा पार्क्स ने बस में पीछे जाने से इनकार कर देती है। तो उस समय आधुनिक नागरिक अधिकार आंदोलन जो है प्रारंभ हो गया था, ये 1955 में था। फिर 1960 आया। 1960 में आपने, हालांकि अभी मैंने आपको पढ़ाया है NASW के बारे में, जी सर, जो कि वो स्थापना इसकी हुई है 1955 में, 55 में, और 1960 में इसी के माध्यम से लाया गया पहली बार आधार संहिता अंगीकृत। आधार संहिता का मतलब आचार संहिता, आचार संहिता, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, बस समाप्त होने वाला है, इसे 1-2 स्लाइड और रह गई होंगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 1964 में, तो 1964 में USA ने राष्ट्रपति यहाँ पे आए, और वो राष्ट्रपति थे लिंडन बी जॉनसन। इन्होंने क्या किया, लिंडन महोदय ने सिविल राइट्स एक्ट दिया था, सिविल राइट एक्ट दिया था। सार्वजनिक स्थलों पर जातीय भेदभाव को गैरकानूनी बताया जाए, तो ये इसी एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया। 1965 में वृद्धों की ज़रूरतों को तथा बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक ग्रेट सोसाइटी कार्यक्रम स्थापित हुई। यहाँ पे एक ग्रेट सोसाइटी कार्यक्रम स्थापित हुई यहीं पर। 1990 में, अभी आपने एक नाम तो सुना ही है, साइमन पेटेंट का। ठीक उसी प्रकार से 1990 में एक और शब्द आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं, और ये देख लीजिए आप सभी लोग, दी 1990 में दी अमेरिकन डिसएबिलिटी एक्ट, जो किसी व्यापार में अक्षम व्यक्ति होंगे उन्हीं व्यक्ति के विरुद्ध भेदभाव को गैर कानूनी बताएगा। ये 1990 वाला। भारत में जी
1990 वाला फिर से वापस बता दीजिए। अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट। हाँ, दी अमेरिकन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। ये अमेरिका का, भारत का कब है? सर भारत का पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, सर भारत का तो कब था? 1986। 1995 95। PWD एक्ट हाँ जी। है ना, वो है। तो ये 1990 का बना। फिर उसके बाद 1990 में दो बातें आती हैं। एक है, अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रपति क्विंटन का नाम आता है, राष्ट्रपति क्विंटन का। इन्होंने दी पर्सनल इसको काट दीजिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मिनट 1990 का ही है ना ये। तो ये बेसिकली दी रियान करके था, ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिए आप लोग एक बार। दी, ठीक है, रियान वाइट, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एड्स रिसोर्सेज इमरजेंसी एक्ट है ये, कॉम्प्रिहेंशन एड्स रिसोर्सेज इमरजेंसी एक्ट है ये, ठीक है, जिसमें एड्स के उपचार और सामुदायिक नियोजन हेतु धन उपलब्ध कराने की बात की गई थी, धन उपलब्ध कराने की बात की गई थी, है ना। फिर 1996 में राष्ट्रपति क्विंटन ने दी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क, है ना, एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज और रिकन, देखिए ये बेसिकली जो है रिकन्सिलियेशन एक्ट है ये। और ये 1996 एक क्विंटन राष्ट्रपति के द्वारा जो है गरीब व्यक्ति के लिए अनेक अधिकारदायी कार्यक्रम है उनको निषिद्ध करते हुए कानून पर जो है हस्ताक्षर कर दिए थे। ये क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ आपका होगा कंप्लीट। कल थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कनाडा के समाज कार्य के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वियतनाम समाज कार्य, फिलीपींस समाज कार्य के बारे में 1 बजे वाली क्लास में कल, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, इनके बारे में आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है कि कब क्या चीज़ें आई हैं। अभी PDF में आप लोगों को ये प्रोवाइड करा दूंगा, केवल फैक्ट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो था मैंने वही आप सबके लिए लिया था, ठीक है। अच्छी क्लास थी जो कि ऐतिहासिक और अमेरिका के समाज कार्य के बारे में थी, ठीक है ना। अभी जब हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप समाज कार्य के बारे में, तो अब आपको आगे फिर मिलेगा यूरोप में आपको वहाँ पे ब्रिटेन वगैरह भी मिलेगा, दक्षिण एशिया वगैरह का भी मिलेगा आपको, है ना, वियतनाम, न्यूजीलैंड वगैरह मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ओके सर। ओके।